Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का ही यूनिट जो है हम उसको आगे कर बढ़ाएंगे। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपके सामने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो भी पूरा सिलेबस है वो मैं आपके सामने रखूँगी, ठीक है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। फिर दूसरा आता है हमारा रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन लिखना मतलब पूरे जैसे रेट लॉ वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें लिखना। और तीसरा आपका आता है ऑर्डर। चौथा आपका आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो अगर आपको मैं बता दूँ आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए, ये चारों हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो पांचवा आता है वो आता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन के टाइप्स, इसमें आपका क्या आता है, रिवर्सिबल आ गया, कंकरेंट मतलब कंजिक्यूटिव आ गया, और पैरेलल आ गया, और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, ये ठीक है। ये सब आपका एलिमेंट्री रिएक्शन में आ जाएगा। छठा आपका आता है आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। और फिर सातवां आपका आता है कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा। और 12 जो आपका आठवां हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में जनरली क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट वाले। फिर 9 होता है आपका लिंडमैन यूनिमॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। फिर 10वां आपका हो गया एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 11वां आता है फोटोकेमिस्ट्री। तो ये आपका पूरा केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है। तो अभी हमने रिवर्सिबल कर लिया है, आज हम देखेंगे कंकरेंट और पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए उसे शुरू करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए पैरेलल या फिर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो इनके दो नाम होते हैं, आप ये देख लीजिए। तो अब देखिए, आपको ये डाउट हो रहा होगा कि पैरेलल रिएक्शन क्या होती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ बच्चों नोट्स बनाते हुए चलिए। नोट्स बनाने से क्या होता है ना, थोड़ा इजी हो जाती है चीज़ें हमारे लिए, क्योंकि बार बार आप वीडियो थोड़ी देखोगे, बार बार आप अगर अपने नोट्स को रेफ़र करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पैरेलल और कॉन्करेंट रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे जो एक रिएक्टेंट होता है वो एक ही टाइम पे दो प्रोडक्ट देता है, बी भी देगा और सी भी देगा, ठीक है। और इसका रेट मैं दे देती हूँ K1 और इसका रेट कांस्टेंट मैं दे देती हूँ K2। तो ये पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट हो गए इन रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे वही एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 इसकी कंसनट्रेशन क्या होगी, A0, और ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। और t टाइम पर क्या होगा, इसकी कंसनट्रेशन होगी A0 माइनस एक्स, और ये कुछ y अमाउंट बनेगा और ये कुछ z अमाउंट बनेगा। अगर इन दोनों का सेम अमाउंट बनना चाहिए तो मेरा एक कंडीशन होगी K1 इज इक्वल्स टू K2, दोनों का एक ही स्पीड से रिएक्शन हो रही है। बट सिंस K1 और K2 दोनों अलग है, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट बी पॉसिबल कि दोनों एक ही रेट ऑफ रिएक्शन से जाएं, तो इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो दोनों का अलग अलग बनेगा। बस एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जितना यहाँ से डिकम्पोज हुआ है उतना ही इन दोनों का मिला के बनेगा, मतलब x क्या होगा, y प्लस जेड, ठीक है। ये कभी भी इसको एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। रिएक्टेंट से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमेशा आपको क्या होगा, या तो उससे कम ही होगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हमारे को यहाँ से मिल जाती है। अब मुझे क्या लिखना है, इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखनी है। तो अब हम उसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए
इज इक्वल्स टू, अब ए की कंजम्पशन का रेट लिखना है तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, इन दोनों के रेट के इक्वल होगा। जितनी तेज़ी से ये कंज्यूम हो रहा है उतनी तेज़ी से क्या होगा, बी और सी बन रहे होंगे। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, इसका जो रेट है वो लिख लिया। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, K1A प्लस K2A। सी के लिए भी K2A होगा, क्योंकि क्या होगा, हमेशा हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स लिखते हैं। तो ये हमने लिख लिया। और अगर आपको ये लिखने में दिक्कत है तो आप प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस देखिए केमिकल काइनेटिक्स की, उसमें आपको पता चल जाएगा। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप जाके सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो भी अभी तक हमने टॉपिक्स कवर करे हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें अब हमें क्या करना है, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ए कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ए डी टी इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2, और ये क्या हो जाएगा ए। अब मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये जस्ट फर्स्ट ऑर्डर की ही तरह तो हो गया, इंटीग्रेशन पूरा सेम हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन मुझे कौन करके दिखाएगा, आप लोग। ठीक है, और मैं आपको रिज़ल्ट बता देती हूँ। इसका रिज़ल्ट होगा A0 अपॉन में A इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2T। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ये इंटीग्रेशन आप खुद मुझे करके दिखाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे, अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो अब इस पे या तो हम छोड़ सकते हैं या तो हम e टू दी पावर में लिख सकते हैं। तो अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में मैं लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, A0 e टू दी पावर में माइनस K1 प्लस K2T। तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है इसको लिखना, इसको थोड़ा बस मैनिपुलेट करना है और यहाँ पर आप आ जाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम B के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल के देखते हैं। मतलब कई बार वो हमसे पूछ लेता है कि B की कंसंट्रेशन क्या होगी, C की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो अगर आपसे वो B की कंसंट्रेशन पूछेगा तो आपको किस तरीके से जाना है, तो अब हम वो देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ बी की कंसंट्रेशन के लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखनी है। तो उस एक्सप्रेशन को हम लोगों को कैसे लिखना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है, रेट ऑफ बी के फॉर्मेशन का जो रेट है वो क्या होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। ठीक है, अब मेरे को जैसे हमें पीछे ए की कंसंट्रेशन निकालनी थी तो हमने वहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में देखा। अब हमें बी की कंसंट्रेशन निकालनी है तो हम बी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो बी बेसिकली हो क्या रहा है, रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, अब उसका रेट किसके बराबर होगा, जितना ए कंज्यूम हो रहा है। समझ रहे हैं आप, हाँ वेरी गुड। तो अब आपको क्या लिखना है, रेट लिखना है इसका, डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू K1, ये क्या हो जाएगा ए। ठीक है, लिख दिया आपने। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको अब हमें बेसिकली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो अब आपको इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, क्योंकि ए भी नहीं पता और बी भी नहीं पता हमें। ठीक है, ये दोनों ही वेरिएबल हैं। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंपल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू K1। ए को हम क्या लिख सकते हैं, A0 e टू दी पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2T, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब A0 तो हमें पता ही होगा, K1 K2 ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, रेट कांस्टेंट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद टाइम है, टाइम भी हमें पता होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। डी बी, ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया हमने 0 से y, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, y तक थी। ये हो जाएगा K1 A0, ये हो जाएगा 0 टू T e टू दी पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2T dt। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी इंटीग्रेशन करी। अब इसकी इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा, y इज इक्वल्स टू माइनस K1 A0 अपॉन में K1 प्लस K2
ई टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 t। तो ये आपका रिज़ल्ट होगा, ठीक है। और इसकी आपको लिमिट्स पुट करनी है 0 टू t, क्योंकि अभी मैंने इसमें लिमिट पुट नहीं करी है, ठीक है। मैंने बस यहीं पर लिमिट पुट करी है, क्योंकि यहाँ पर क्या करा है मैंने, जस्ट y माइनस 0 करा है, ठीक है। y माइनस 0 इज इक्वल्स टू y। तो अब मैं जब इसकी लिमिट पुट करूँगी तो मेरे पास एक रिज़ल्ट आएगा, y जो कंसनट्रेशन ऑफ b है एट टाइम t इज इक्वल्स टू k1 a नॉट माइनस k1 प्लस k2 e टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 t माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया है। सो दिस इज़ फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। अगर आपको C की कंसंट्रेशन निकालनी है तो उसके लिए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, यहाँ पर K1 में B फॉर्म हो रहा था तो K2 में कौन फॉर्म होगा, C। बस K1 यहाँ पर आपको K2 कर देना है माइनस ऑफ K1 प्लस K2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 t माइनस 1। तो ऐसे आप C की कंसंट्रेशन निकाल लोगे एट टाइम t, जो है आपका Z, ठीक है। इस तरीके से आप C की कंसंट्रेशन निकाल लोगे। सो दिस वाज द मेथड हाउ यू विल फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ B एंड C रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो जब आप इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो लोगे, जो B की कंसंट्रेशन है उसका एट टाइम t उसका रेशियो लोगे विथ C की कंसंट्रेशन एट टाइम t, तो आपने क्या देखा, बस K1 और K2 का ही डिफरेंस था, बाकी सब सेम था। तो आप एक रिलेशन ये भी याद कर सकते हो। अब ये एग्ज़ाम में कैसे आएगा आपसे, वो आपको B की कंसंट्रेशन देगा, C की कंसंट्रेशन देगा, K2 देगा, K1 निकलवाएगा, या फिर कोई भी 3 चीज़ की वैल्यू आपको देगा और 4th चीज़ आपसे कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। सो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। अब आपको क्या है, आपके पास एक A है, ये दे रहा है आपको x, ये दे रहा है आपको y, ये दे रहा है आपको z, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन मैंने A मान ली 0 0 0, फिर उसके बाद A माइनस B मान ली, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन कुछ x है, इसकी y है, इसकी z है एट टाइम t। तो अब मेरे को एक रिलेशन पता है, B किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस z। जस्ट प्रीवियस नॉलेज को आप याद करो, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, रेट एक्सप्रेशन निकालनी है कंसंट्रेशन ऑफ A के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपको क्या करना है, रेट ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि A का कंजम्पशन हो रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड। इसको आप नाम दे दो K1, इसको दे दो K2, इसको दे दो K3। अब इसके लिए अब आप खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट बताती हूँ। फाइनल रिज़ल्ट होगा ln ऑफ A नॉट अपॉन में A इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3 T। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट। एंड आपको कभी भी एग्ज़ाम में, मैं आपको एक ट्रिक बता देना चाहती हूँ, आपको एग्ज़ाम में कभी भी ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या देखना है, एक इसकी ट्रिक है, ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। ट्रिक क्या है कि अगर आपके रेट कांस्टेंट, अगर यहाँ पर K1 से लेकर Kn तक है, ठीक है, तो आपको जो A के रिस्पेक्ट में आपको जो अपनी इक्वेशन लिखनी है वो क्या लिखनी है, ln ऑफ A नॉट अपॉन में A इज इक्वल्स टू K1 प्लस डॉट 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 टिल Kn इंटू में T। तो ये आपकी रेट एक्सप्रेशन होगी, बस आपको यहाँ पर ऐड करते चले जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपको मैं एक्स वाई जेड के लिए भी एक ट्रिक बता देती हूँ कि आपको वो कैसे लिखनी है, ठीक है। अब आपको x के लिए क्या ट्रिक लिखनी है, अगर x के लिए लिखना है तो अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A, ठीक है, ये लिखोगे। फिर उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियसली किया था आप वही मेथड अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू जो मिलेगी एट टाइम t वो क्या होगा, ये आपको किस में मिल रहा है, K1 में मिल रहा है, तो आप वही लिखोगे यहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में आ गया। और यहाँ पर लिखोगे e टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 प्लस K3 माइनस 1, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली आपका y एट टाइम t के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, बाकी सब कॉमन रहेगा। z एट टाइम t के लिए क्या हो जाएगा,
K3 हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है, बस आपको K1 की जगह आपको उसके पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट लिखना है जिसमें वो बन रहा है, ठीक है। x जो है वो K1 में बन रहा था इसलिए मैंने K1 लिखा, y K2 इक्वेशन में बन रहा था तो K2 लिखा, और z K3 रेट कांस्टेंट के हिसाब से बन रहा था तो इसलिए मैंने K3 लिखा। सो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी अगर आप इसका रेशियो लोगे तो रेशियो के साथ क्या होगा, XT अपॉन में YT इज इक्वल्स टू K1 अपॉन में K2, या फिर y अपॉन में z करोगे तो K2 अपॉन में K3, x अपॉन में z करोगे तो K1 अपॉन में K3। सो आपको इस तरीके से इक्वेशंस मिल जाएंगी। सो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप एक बार फिर से इसको देखना, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। और अगर आपको एक रेशियो बता दूँ x:y (to z), इसका जो फॉर्मेशन का जो रेशियो होगा वो होगा K1 (K2 (K3), ठीक है। रेशियो के रिस्पेक्ट में, प्रोपोर्शनैलिटी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज़ हाउ यू डू फॉर पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है। पैरेलल रिएक्शंस हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव रिएक्शंस करना है। कंसेक्यूटिव रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जनरली ना उसके ग्राफ आते हैं, मतलब अलग अलग कंडीशन पे वो ग्राफ दे देता है कि अगर K1 ज़्यादा है तो ग्राफ क्या होगा, K2 ज़्यादा है तो ग्राफ क्या होगा। तो उस हिसाब से हमें उसमें सॉल्व करना होता है। तो बच्चों अपनी यहाँ हेडिंग डालिए कंसेक्यूटिव या फिर सिक्वेंशियल रिएक्शंस। देखो बच्चों, कंसेक्यूटिव और सिक्वेंशियल एलिमेंट्री रिएक्शंस जो है, आप इसको ना थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि मेरा कोई रिएक्टेंट होता है, ठीक है, ए। अब ये क्या देता है, कोई एक इंटरमीडिएट देता है, जैसे वो कार्बोकटायन, कार्बन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन, व्हाटएवर इट इज़, वो आपको इंटरमीडिएट देता है। फिर आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट। तो इसका रेट कुछ अलग होता है, इसका रेट कुछ अलग होता है। तो इसीलिए हमारे पास ना बहुत तरीके की रिएक्शंस होती हैं। तो उनको अगर हमें स्टडी करना है तो हम लोग उनको ना कैटेगराइज करते हैं कि ये किस तरीके से बन सकता है ना। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा कि इस तरीके से इसको इसमें रखा कंसेक्यूटिव और सीक्वेंशियल एलिमेंट्री रिएक्शंस में, क्योंकि हमारा किसका एग्जांपल देता है हमें, एलिमेंट्री ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। ऑल्सो अब आप सोचोगे कि पैरेलल का कैसे एग्जांपल हम समझे। तो पैरेलल का बच्चों आप एग्जांपल कैसे समझ सकते हो कि जब हम ऑर्गेनिक का कोई कंपाउंड लेते हैं तो उससे हमें बी भी मिलता है और सी भी मिलता है। और बी और सी क्या होते हैं, ये एनेंशियोमर्स हो सकते हैं, ये डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेटेड होते हैं और इनका रेट डिपेंड करता है कि पर्टिकुलरली अगर हम कैटलिस्ट रिएक्शन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो एक टाइप ऑफ एनेंशियोमर को बनाएगा लेकिन दूसरे टाइप ऑफ एनेंशियोमर को वो नहीं बनाएगा अगर हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस कर रहे हैं तो। सो इस तरीके से दिस इज़ हाउ यू डू रिएक्शंस, ओके, दिस इज़ हाउ यू स्टडी रिएक्शंस। बेसिकली हमने रिएक्शन कर लिया, अब उसको स्टडी करना है तो कौन सा पाथवे हम चूज़ करें। सो देयर केमिकल काइनेटिक्स प्ले इट्स रोल। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख लो, इन दीज रिएक्शंस products are formed from the reactive intermediates. It means reactant first give reactive intermediate which then decompose to give product. In these reactions, products are formed from the reactive intermediates. It means reactant first gives intermediate which then decompose to give product. तो हमारे को एक मिलता है A giving B giving C, this is K1, this is K2। अगर आपने डेफिनेशन नहीं लिखी है तो आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा बैक करिए और फिर से उसको सुनिए, ठीक है, क्योंकि भी वीडियो है तो अब मैं इसको थोड़ा और लंबा नहीं बना सकती हूँ। तो यहाँ पर बी हमारा क्या हो जाएगा, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट। वेरी गुड बच्चों, आप समझ गए हैं ना। सो अब मुझे क्या लिखना है, रेट, ठीक है, रेट इक्वेशन लिखनी है। तो अब मैं बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखूँ तो बी यहाँ पर क्या हो रहा है, बन भी रहा है और बिगड़ भी रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी लिखती हूँ, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं लिख रही हूँ और मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, ठीक है। हमेशा अगर फॉर्मेशन है तो फॉर्मेशन ही पहले आएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, K1A, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, K2B।
अब सिमिलरली आप कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ सी ऑफ बी नेट क्या होगा, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर पहले आएगी, ये आपकी ट्रिक होती है। तो अब बेसिकली क्या करते हैं, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम रेट कैसे लिखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से इक्वेशन को लिख देती हूँ, ए गिविंग बी गिविंग सी, K1 और ये K2। अब अगर मैं ज़ीरो टाइम पर देखूँ तो ये A नॉट होगा, ये ज़ीरो। एट टाइम टी पर ये कुछ A बचा होगा, ये B बना होगा, ये C बना होगा। तो जो आपका A नॉट है, ए नॉट जो है आपकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ए नॉट जो है विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आपका ये जो अमाउंट बना है इट कैन नेवर एक्सीड ए नॉट, ठीक है। ये हमेशा मैक्सिमम बता रही हूँ, ए नॉट ही होगा, ठीक है। और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ जितना वो बना होगा उतना ही वो बिगड़ेगा भी, इसीलिए आपका कंजर्वेशन होता है ना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन करके एक प्रिंसिपल होता है। सो दिस इज़ हाउ यू डू। तो एक हमें इक्वेशन मिल गई एंड इसको मार्क कर लो इम्पॉर्टेंट, ओके। सो अब आपको क्या करना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू K1A, ठीक है, क्योंकि अब हमें सबकी कंसंट्रेशन निकालनी है। तो अब आपने क्या लिखा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू K1A। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस dA/dt इज इक्वल्स टू K1A। अब ये तो हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं, तो ये आप कर लोगे, आपको पता है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ln ऑफ A नॉट अपॉन में A इज इक्वल्स टू K1T। सो दिस इज़ जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर जो आपका रिएक्शन होती है, ठीक है। अब आप बी के लिए लिखोगे, बी के लिए जब आप लिखोगे तो आपको यहाँ पर लिखना है जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी है, जो नेट है वो क्या होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ठीक है। ये आप लिखोगे तो ये रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, K2B माइनस K1A। अब ये आप बताओ मैंने ये कैसे लिखा है, बताओ। हाँ, गुड। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, मेरा बी का कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, जो सी के बनने में, तो इसका रेट क्या हो जाएगा K2B। और फॉर्मेशन किस में हो रहा है, ए के रिस्पेक्ट में, हमेशा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जनरल में अगर मैं देखूँ तो ये मेरी जो इक्वेशन है किस तरीके की बन गई है, dB/dt प्लस K2B, इसको मैं इधर ले गई, इसको मैं इधर ले गई, इज इक्वल्स टू K1A। इस तरीके की कुछ इक्वेशन बन गई है मेरी। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो dy/dt प्लस K2y इज इक्वल्स टू x, इस तरीके की मेरी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन गई है इसको अब हमें सॉल्व करना नहीं सीखना है यहाँ पे, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम में रिजल्ट से मतलब है। तो इसको आप लिख लीजिए, इसका जो रिज़ल्ट आता है वो आता है बी की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू A नॉट K1 अपॉन में K2 माइनस K1 e टू द पावर माइनस K1T माइनस e टू द पावर माइनस K2T, ठीक है। इस तरीके का कुछ रिज़ल्ट आता है। अब सिमिलरली अगर मेरे को इसका C के लिए लिखना है, C की कंसंट्रेशन अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, एक आप मुझे बताओ। एक रिज़ल्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या था वो रिज़ल्ट, A नॉट इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। A की कंसंट्रेशन मुझे पता है, A क्या है, A नॉट e टू द पावर माइनस K1T। B की कंसंट्रेशन मुझे पता है, ये जो ऊपर लिखी है। C की कंसंट्रेशन हम निकाल लेंगे, है कि नहीं, A नॉट तो हमें पता ही होगा इनिशियल अमाउंट। तो C की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, A नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप निकाल के अपनी नोटबुक में एक रिज़ल्ट ज़रूर लिख लेना। मैं अभी नहीं लिखूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या रिज़ल्ट होगा, बट आप निकाल के देखना और आप अच्छे से करना, ताकि ना मतलब प्लस माइनस का मिस्टेक ना हो। सो आप इसको देख लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पर तो क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब शायद CSIR नेट में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कंसेक्यूटिव तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। एक कंसेक्यूटिव हो गया और एक पैरेलल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से करना।
अब बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, इस इक्वेशन की। तो ये है आपका K1, ये है आपका K2। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना होता है ना, कि इसमें हमारा जो कंडीशंस लगाते हैं हम लोग वन बाय वन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर मेरा K1 जो है इज़ कंपेरेबल टू K2, मतलब दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो कंडीशन मेरी क्या होगी। तो उसमें आपको क्या देखना है, ये आपका मेरा ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका K1 और K2 कंपेरेबल, K1 K2 का कंपेरेबल होने का मतलब क्या है, जिस रेट से B बन रहा है उसी रेट से B हमारा डिकम्पोज भी हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन लिख दूँ और यहाँ पर मैं टाइम लिख दूँ, तो टाइम के साथ साथ मेरी कंसंट्रेशन ऑफ A तो मेरी डिक्रीज़ होगी एक्सपोनेंशियली, ठीक है। ये तो मुझे पता ही है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वो हमने पहले ही निकाल लिया था, A इज़ इक्वल्स टू A0 e⁻k -K1t। अब मुझे बी और सी का प्लॉट करना है। तो बी और सी का प्लॉट क्या है, K1 और K2 इक्वल है, मतलब पहले बी हमारा ज़्यादा बनेगा, फिर उसके बाद ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और उसके बाद सी मेरा क्या है, सी मेरा उसी रेट से बन रहा है जिस रेट से बी डिकम्पोज हो रहा है, तो मतलब सी भी मेरा ज़्यादा बन रहा है, तो आप इसको ऐसे बनाओगे। लेकिन आपको याद रखना है कि इस पॉइंट से सी को एक्सीड मत कराना, क्योंकि हमेशा A0 विल बी दी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो बन सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला ग्राफ हो गया जब K1 और K2 कंपैरेबल हैं। दूसरा ग्राफ क्या है, जब K1 इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन K2, मतलब B तो बहुत तेज़ी से बन रहा है बट C आपका नहीं बन रहा है, मतलब C की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा, और आराम से वो C नहीं बन पा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, तो उस केस में आपको क्या, ये आपने करा प्लॉट। अब K1 ज़्यादा है, मतलब मेरा A जो है बहुत तेज़ी से डिकम्पोज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ मेरा जो A है वो बहुत तेज़ी से डिकम्पोज हो रहा है। तो मतलब मैं क्या करूँगी, इसको एकदम पतला बनाऊँगी ऐसे, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, A। अब B क्या है, B जो है K1 मेरा बहुत ज़्यादा है, मतलब A जो है बहुत तेज़ी से डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, B बना रहा है। तो मतलब B मेरा क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। और C जो है K2 जो है वो मेरा कम है, तो मतलब C जो है वो बहुत स्लोली बन रहा है। तो सी का हम थोड़ा ऐसे बताएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बी का, ये आपका हो गया सी का, ये हो गया ए का। तो इस तरीके से आपने ग्राफ बना लिए। अब थर्ड आपका क्या है ग्राफ, K1 इज़ वेरी 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 लेस देन K2। इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रही हूँ। अब आपको एक्सप्लेनेशन आप मुझे बताओगे कि एक्सप्लेनेशन क्या होगी। ये मेरा ए का है, ये मेरा सी का है, ये मेरा बी का है, ठीक है। ये मेरी कंसंट्रेशन हो गई, ये टाइम हो गई। लेकिन अब सिंस मुझे अगला जो इससे कॉन्सेप्ट बताना है वो है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, तो मुझे आपको यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी ही पड़ेगी बच्चों। बट फिर भी मैं आपसे एक मतलब प्रे करती हूँ और एक उम्मीद रखती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोचना कि इस तरीके का ग्राफ क्यों बना है, तब आप इसकी एक्सप्लेनेशन सुनना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ। देखिए ए जो है बेसिकली क्या है, K2 मेरा बहुत ज़्यादा है K1 से। अगर K2 मेरा बहुत ज़्यादा है K1 से, इसका मतलब क्या है कि B मेरा बन रहा है और तुरंत ख़त्म हो जा रहा है और C बना ले रहा है, ठीक है। क्योंकि K2 बहुत ज़्यादा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है, B बहुत कम तेज़ी से बन रहा है, मतलब बी बनते ही जल्दी से डिकम्पोज होके सी बना ले रहा है, क्योंकि K2 बहुत ज़्यादा है। तो सी मेरा क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बन रहा है टाइम के साथ। और बी की कंसंट्रेशन मेरी कांस्टेंट रह रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ से बी बन रहा है और तुरंत कंज्यूम हो जा रहा है। और ये जो है ए मेरा बहुत स्लोली डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए क्योंकि K1 मेरा बहुत स्लो है। इस वजह से मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर तरीके का ग्राफ बनाया है, और इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको देख लेना, वेरीफाई कर लेना आप जाके क्वेश्चंस में। अब अगला जो मेरा टॉपिक आएगा वो आएगा स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो अब मैं ये जो कंडीशन होती है ना, जहाँ पर मेरा बी की जो कंसंट्रेशन है इट इज़ बीइंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो इस स्टेट पर मैं क्या लगाती हूँ, SSA।
SSA क्या होता है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ऐसा क्यों लगाती हूँ, क्योंकि जो हमारी कंसंट्रेशन होती है ना रिएक्टिव इंटरमीडिएट की, ये थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब उसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो रेट ऑफ कंजम्पशन के इक्वल होता है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर B बन रहा है और बनते ही तुरंत क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। फिर इधर से B बन रहा है क्योंकि, और यहाँ पर फिर डिकम्पोज होके C बना ले रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड K2 का रेट जो है बहुत ज़्यादा है। इस वजह से B की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। यहाँ से हम लोगों का कॉन्सेप्ट अराइज होता है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। मतलब एक हम अप्रॉक्सीमेशन लगा के चलते हैं ऐसी रिएक्शन में कि जो इसका इंटरमीडिएट है उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है थ्रू आउट द रिएक्शन। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। बच्चों, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो ये मैंने जो पॉइंट्स हैं ये मैंने किसी बुक से उठाए हैं, ठीक है, तो वो आप देख लेना। और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आप इसके पोस्टुलेट्स लिख लो कि ये बताता है हमें कि कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहती है। मतलब उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ कंजम्पशन के बराबर होता है, तभी हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, यूज़ करते हैं उसकी रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखने के लिए। आप इसको लिखो, फिर मैं समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि ये लगाते कैसे हैं। एक बार हमने रेट एक्सप्रेशन लिख ली, देन वी कैन टॉक अबाउट द रेट कांस्टेंट। हम उसका रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच स्टेबल स्पीशीज़, ठीक है। ये हम कब कर सकते हैं, जब हमने एक बार स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा ली है, ताकि फिर हम आराम से उसका रेट कांस्टेंट, ऑर्डर, हर एक चीज़ बता सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्टेप्स टू राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस विद हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, अगर हमें कोई रेट एक्सप्रेशन दी हुई है तो हमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फाइंड आउट करना पड़ता है उस रिएक्शन का। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है जो वन ऑफ द मोस्ट स्लोएस्ट स्टेप होता है, और कई बार वो मेंशन होता है हमें रिएक्शन में कि स्लो स्टेप कौन सा है, या तो कई बार हमें पता लगाना होता है उसका रेट कांस्टेंट देख के कि रेट कांस्टेंट उसका 10 टू द पावर -10, -15, -30 ऐसे लिखा होगा, तो हम ऐसे पता लगा लेते हैं कि यही मोस्ट स्लोएस्ट स्टेप है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो उसका मोस्ट स्लोएस्ट स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फिर उसके रिस्पेक्ट में हम रेट एक्सप्रेशन को लिखते हैं, और जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो अगर उसमें एक ऐसी स्पीशीज़ आती है जो स्टेबल नहीं है, अगर मतलब इफ़ द रेट एक्सप्रेशन, अगर उस रेट एक्सप्रेशन में कोई स्टेबल स्पीशीज़ आ गई तो समझ लो कि वही उसका रेट कांस्टेंट की इक्वेशन होगी, वही उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें स्टेबल स्पीशीज़ नहीं है या फिर कोई एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें और फर्दर अप्रॉक्सीमेशन लगा के और कुछ रेट की मतलब इक्वेशंस को अप्लाई करके हमें उसको एक स्टेबल स्पीशीज़ के फॉर्म में उस इक्वेशन को लाना पड़ेगा। तो इफ़ द रेट एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स ओनली द स्टेबल स्पीशीज़ दैट इज़ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट एक्सेट्रा, देन दैट विल बी द रिक्वायर्ड रेट एक्सप्रेशन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अगर रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टिव इंटरमीडिएट है देन वी नीड टू चेंज इट्स कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्टेबल स्पीशीज। यही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात समझाई। तो हम इसके लिए दो कंडीशंस का अप्लाई करते हैं, एक होती है इक्विलिब्रियम अप्रोच, एक होती है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्रोच। तो जो हमारी इक्विलिब्रियम अप्रोच होती है इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती हैं, जैसे कई बार क्या होगा ना, जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन मेंशन होगी उसके आगे लिखा होगा फास्ट। तो दिस अप्रोच इज़ यूज्ड व्हेन अ मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फास्ट रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम। इन सच केसेस वी कैन राइट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और वो एक्सप्रेशन कौन सी होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से हम उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं फॉर द स्टेबल स्पीशीज। तो ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट बेटा इसको आप लिख लो, फिर मैं आपको वन बाय वन हर एक चीज़ करके दिखाऊंगी। ये लिखवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मतलब हमेशा इसको गांठ बांध के रखें कि हम कैसे लगाते हैं इस अप्रॉक्सीमेशन को, क्योंकि इसको अगर मैं बता दूँ तो दिस विल बी द मोस्ट फाउंडेशन स्टेप, ठीक है। सो फाउंडेशन स्टेप मैं तभी बोलती हूँ जब वो बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ इट इज़ द मोस्ट फाउंडेशन स्टेप। सो ऐसे अप्रॉक्सीमेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो मेंशन होती है बट फास्ट नहीं लिखा होता, ठीक है। तो हम तब इसको अप्रॉक्सीमेशन को अप्लाई करते हैं।
अगर कोई भी ऐसा केस हमारे पास आता है कि स्लोएस्ट स्टेप इज़ नॉट मेंशन, देन वी जनरली स्टार्ट राइटिंग द रेट एक्सप्रेशन फ्रॉम प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें स्लो स्टेप नहीं मेंशन होता है, तो हम उस केस में क्या करते हैं ना, जो हमारा जो हमें पता होगा फाइनल इक्वेशन क्या है उस रिएक्शन की, वो हमें दी हुई होती है। तो कई बार क्या होता है उसका, अगर हमें स्लो स्टेप नहीं मेंशन है तो हम वो वाला स्टेप से रेट कांस्टेंट लिखते हैं जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाला स्टेप होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो हम लिखते हैं। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन और उसके स्टेप्स एंड या तो मैं अभी इसी वीडियो में आपको कंप्लीट कर लेती हूँ स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन आपको कैसे लिखनी है। तो चलिए पहले मैं एक दो एग्जांपल्स आपको इसके बता देती हूँ। सो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप लिख लेना नंबर 1 एग्जाम्पल है। इसमें हमें फाइनल इक्वेशन दे रखी है और उसका मैकेनिज़्म दे रखा है कि ये इक्वेशन कैसे हुई है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर हमें कुछ फास्ट और स्लो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना ही हमें ये लिखा हुआ है कि कौन सी जो रिएक्शन है वो स्लोएस्ट है, कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है। तो अब हमें क्या लिखना है, जो हमारा लास्ट पोस्टुलेट था उसको अप्लाई करेंगे कि जो हमारा रेट कांस्टेंट, जो रेट इक्वेशन बनेगी रेट लॉ की, वो हमारी कैसे बनेगी, वो इक्वेशन से जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है। हमें पता है प्रोडक्ट क्या है अकॉर्डिंग टू फाइनल हमारी जो रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट हमारा O2 है। अब इसका फॉर्मेशन का रेट किस में बता रखा है, इस इक्वेशन में, तो इससे हम शुरुआत करेंगे अपनी। तो K3 क्या हो जाएगा O और ये O3। अब ये हमारी क्या बन गई, एक रेट लॉ इक्वेशन बन गई है। अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि O3 तो जो है ये हमारी स्टेबल स्पीशीज़ है, क्योंकि हमारी फाइनल रिएक्शन में भी प्रेजेंट है। और अनस्टेबल स्पीशीज़ कौन सी है जो हमारी फाइनल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है, वो है O। ये इंटरमीडिएट है पक्का, ठीक है। तो अब इस पर हम क्या लगाएंगे, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पर आप लिख लो अप्लाई SSA टू कंसंट्रेशन ऑफ O। इसके पे हम SSA लगाएंगे। अब SSA लगाने का स्टेप क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, D कंसंट्रेशन ऑफ O बाई DT इज इक्वल्स टू। अब बेसिकली यहाँ पर आप किसी भी रिस्पेक्ट में लगा सकते हो, या तो आप इसके फॉर्मेशन के स्टेप में लगा सकते हो या डिसोसिएशन के स्टेप में लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर जनरली फॉर्मेशन के स्टेप्स को लेकर चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा तब, और तब इजी भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन। तो रेट ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये कब कंडीशन आती है हमारी, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन की। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन की ये हमारी कंडीशन होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो स्टेप है, इसको आप अभी के लिए छोड़ दो, लीव इट, छोड़ दो, ठीक है। यहाँ से पकड़ो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O। तो O आपका फॉर्मेशन किस स्टेप में फॉर्मेशन हो रहा है, देखो इस वाले स्टेप में फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये वाला स्टेप आप कैसे लिखोगे, K1O3। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, K1O3 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब कौन से स्टेप में कंजम्पशन हो रहा है, बैकवर्ड में, K2 में कंज्यूम हो रहा है और इसमें कंज्यूम हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, K2O O2 प्लस KOO3। तो ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, O की वैल्यू चाहिए। तो O की वैल्यू आप निकालो यहाँ से, K1O3 अपॉन में O आप कॉमन ले लो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, K2O2 प्लस KO3। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, O की, ठीक है। अब आप O की वैल्यू कहाँ पर पुट कर दोगे, इस इक्वेशन में, इसमें पुट कर दोगे। तो अब आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, ये बन जाएगा रेट इज इक्वल्स टू K1, ये आपका क्या था, K3 था ना, हाँ। तो इसको आप K3 लिखो, K3 अपॉन में ये आपका आ जाएगा K2O2 प्लस KO3। ये KO3 मैंने किसको लिखा है, K3O3 आएगा, ये आपका K3O3 आएगा।
सो ये आपकी फाइनल रेट लॉ इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये रेट लॉ आपकी इक्वेशन बन गई है। अब इसमें आपको क्या करना है, अब आप इसमें ना वो कई बार दे सकता है कि K3 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K2, ऐसे करके कुछ कंडीशंस देगा। तो अगर वो कुछ ऐसी कंडीशंस देगा तब आपको कैसे प्रोसीड करना है तो वो आप देख लेते हैं। सो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। अगर इसमें पहला एक केस ले लेती हूँ कि K2O2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K3O3, तो आपका रेट क्या बन जाएगा, K1 K3O3 अपॉन में, ये तो बहुत ज़्यादा है मतलब ये निगलेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा K2O2। तो आपका ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब एक इक्वेशन आप कैसे बना सकते हो, K3O3 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K2O2, ठीक है। तो आपका रेट क्या बन जाएगा, तब आपका रेट बन जाएगा K1 K3O3 का स्क्वायर अपॉन में K3O3, ठीक है। ये आपका बन जाएगा। तो K3 से K3 कैंसिल, O3 से O3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा K1O3, ठीक है। तो अब आपका बोल सकता है वो कि अब आपकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको आप ऊपर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, K1 K3 K2O3 की पावर में 1, O2 की पावर में -1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो मतलब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 0 है ओवरऑल, और O2 के रिस्पेक्ट में क्या है -1, और O3 के रिस्पेक्ट में 1। तो इस तरीके से वो कई बार आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है, और इसका ओवरऑल पूछ सकता है कि ओवरऑल इसकी जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है। तो रेट कांस्टेंट अगर मैं यहाँ पर K लिख दूँ तो K किसके बराबर हो जाएगा, K1 K3 K2, तो इसके बराबर इसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू डू बाय यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ये तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल था, अभी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व करने हैं तो उससे पहले अभी मेरे को एक टॉपिक और पढ़ाना है, बी मैक्स एंड टी मैक्स। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू गेट के रिस्पेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी मैं पहले ये इस वीडियो में कंप्लीट करूँगी, फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको SSA के एग्जांपल्स प्लस रिलैक्सेशन मेथड कराऊँगी। रिलैक्सेशन मेथड से हमें क्या मिलेगा, एक रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा जिसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। चाहे तो मैं आपको इसका एक फाइनल रिजल्ट दे सकती हूँ, बट मैं वो नहीं देना चाहती क्योंकि कई बार ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दैट। सो दोस्तों ये आप क्वेश्चन लिखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन बाय इंटरमीडिएट टू रीच इट्स फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। बी इंटरमीडिएट होता है हमारा कंसेक्यूटिव रिएक्शन में, तो बी की जो हमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन निकालनी है। तो अब मुझे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाना है मैक्सिमा का, ठीक है, आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर कौन सा लगेगा, मैक्सिमा। तो अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो बस इतना जान लो, जब हमारे को मैक्सिमा निकालना होता है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, अगर मेरे को y का मैक्सिमा निकालना है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, ये क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो सिमिलरली अब हमें b की मैक्सिमम कंसंट्रेशन निकालनी है, तो b हमारा कुछ इस तरीके का आता है ना, तो ये मेरा मैक्सिमा कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्लोप 0 होता है, तो इस वजह से यहाँ पर मेरा dB/dt क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर t है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक इक्वेशन पुट करूँगी, dB/dt इज इक्वल्स टू 0। सो अब हमें क्या देखना है, b की एक मैंने फाइनल कंसंट्रेशन निकाली थी A0 K1 अपॉन में K2 माइनस K1, ये हम निकाल चुके हैं। आप पिछला पेज पलट के ज़रा देखो तो उसमें आपने लिखा होगा, रेफ़र करो उसे, हाँ वेरी गुड। तो अब आपने ये निकाल चुके हैं। एक चीज़ मुझे पता है कि ये इतना पार्ट जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट है तो मैंने इसको x ले लिया। तो अब अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इसको क्या करती हूँ, dB/dt करने की कोशिश करती हूँ। तो ये तो क्या है, x है, और ये क्या हो जाएगा d/dt ऑफ e⁻−k1t माइनस e⁻−k2t, ठीक है। इस तरीके से अब आप करोगे। अब मुझे पता है dB/dt 0 है, तो इसको 0 से इक्वेट कर दो। अब उसके बाद अब क्या करना है आपको, x e⁻−k1t, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -k1
माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस के टू टी, इसका डिफरेंशिएशन तो एज इट इज़, फिर माइनस के टू टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस के टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, इस तरीके से अब आपने किया। अब एक चीज़ है, इसको आप क्या कर दो, मतलब ये नेगेटिव है ना, तो ऑपोजिट साइड RHS पे लेके जाओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई टू द एक्स ई टू द पावर माइनस ऑफ के वन टी माइनस के वन इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और जब उधर जाओगे तो अगेन माइनस हो जाएगा ये, तो x ई टू द पावर माइनस के टू टी के टू, तो अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस कैंसिल हो गया, और x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या, के वन ई टू द पावर माइनस के वन टी इज इक्वल्स टू के टू ई टू द पावर माइनस के टू टी। अब इसमें क्या लिखना है आपको, के टू बाई के वन को एक तरफ कर लो, के टू बाई के वन इसका रेसिप्रोकल ले लो, और ये जो है इधर रखा है, के वन को इधर लेके गए हैं, ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस के वन टी अपॉन में ई टू द पावर माइनस के टू टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, ये आपका फाइनल रिलेशन है, ये आपको याद करना है। अब आप सोच रहे होगे इसमें हमने मैक्सिमम कंसंट्रेशन बी की कहाँ निकाली, अभी नहीं निकाली है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर देखो, जब मेरा मैक्सिमम कंसंट्रेशन है बी की, तो वो टाइम कैसा होगा, वो टाइम भी क्या होगा, मैक्सिमम ही तो होगा, मतलब वो वाला टाइम जहाँ पर बी क्या है, मैक्स, तो ये टी क्या होगा, ये टी भी क्या होगा, मैक्स होगा, तो इसको आप टी को लिखो मैक्स, क्योंकि वो टाइम जहाँ पर बी की कंसंट्रेशन इज़ मैक्सिमम। सो हम निकालने तो गए थे बी की कंसंट्रेशन, बट हमने निकाल क्या दी, हमने टाइम निकाल दिया, मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम टाइम जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो वो मैक्सिमम टाइम क्या आ जाएगा, इसको देखो, के टू बाई के वन था, वो क्या था, ई टू द पावर, क्या था वो रिलेशन, के टू बाई के वन ई टू द पावर माइनस के वन टी अपॉन में ई टू द पावर माइनस के टू टी, तो वो मैंने ऊपर ही लिख लिया, ये आके प्लस में हो जाएगा। तो अब इसको आप क्या लिखोगे, के टू बाई के वन ई टू द पावर के टू माइनस के वन टी, और ये क्या लिख लो, मैक्सिमम। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ln ऑफ के टू बाई के वन क्या हो जाएगा, के टू माइनस के वन टी मैक्स। ठीक है, ये आपका आ गया। अब उसके बाद टी मैक्स क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन में के टू माइनस के वन ln ऑफ के टू बाई के वन इज इक्वल्स टू टी मैक्स। तो अब हमने क्या निकाल लिया, टी मैक्स, और इसको लिख लो आप इम्पॉर्टेंट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गेट में तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपको, क्योंकि डिफ़िकल्ट इक्वेशंस के ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। उससे क्या होता है ना आपको, कि उन्होंने वैल्यूज़ दे रखी होती है, बस पुट करके उनको फाइनल रिज़ल्ट देना होता है। अब निकालना है हमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन निकालनी है। तो बी की जब हमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन निकालनी है, तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, जो बी की कंसंट्रेशन आई थी ए नॉट के वन अपॉन में के टू माइनस के वन ई टू द पावर माइनस के वन टी माइनस ई टू द पावर माइनस के टू टी, जो ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन आई थी ना, इसमें अब आपको करना क्या है, जो टी है ना, टी को रिप्लेस करना है टी मैक्स से, टी को रिप्लेस करना है टी मैक्स से, क्योंकि जब टाइम मैक्स होगा तो बी क्या होगा, मैक्स आएगा। तो अब आपको जब टी को मैक्स से रिप्लेस करोगे तो टी मैक्स की जगह आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करना है, और आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक आपके पास एक फाइनल रिज़ल्ट ना आ जाए। ठीक है, और वो फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ए नॉट के वन अपॉन में के टू पावर में माइनस के टू अपॉन में के वन माइनस के टू। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये हमने निकाला कैसे, तो जैसे निकाला वो तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, टी की जगह टी मैक्स पुट करो, उसकी वैल्यू पुट करो और इस रिलेशन तक आओ। इसको भी मार्क कर लो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, इसको आपको रटना पड़ेगा, ये रट लो, क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन याद करने की मतलब आपको नहीं याद रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं होगा। तो ये आप याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट का पॉइंट ऑफ व्यू से।
और टी मैक्स वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बस उसका रेसिप्रोकल और बी की कंसंट्रेशन एट टाइम टी वो याद रख लो। बाकी एलिमेंट्री रिएक्शन ओवरऑल ही पूरा इम्पॉर्टेंट है अगर टॉकिंग अबाउट पैरेलल और कंसेक्यूटिव। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसा कि मैंने बताया जो अगली वीडियो होगी दैट विल बी ऑल अबाउट दी स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के एग्जांपल्स करेंगे हम, 5, 6, 7, 8 जितने भी एग्जांपल्स हो सकेंगे हम वो सॉल्व करेंगे, एंड हम रिलैक्सेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा ये पार्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जो होगा आर्हेनियस इक्वेशंस एंड एक्टिवेशन एनर्जी और यूनिमॉलिकुलर थ्योरी, ये सब हम पढ़ेंगे। सो नमस्ते दोस्तों, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।